हजारों साल पहले लुटेरों ने एक ऐसा बेशकीमती खजाना छिपाया था जिसकी तलाश में जाने वाला शायद ही कभी जिंदा वापस लौट पाया हो। लेकिन कई साल बाद कुछ लोगों के हाथ एक प्राचीन नक्शा लगता है और यहीं से शुरू होती है उस खजाने तक पहुंचने की सबसे खतरनाक यात्रा। समंदर के बीच एक विशाल पायरेट जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर करोड़ों का सोना भरा हुआ है। वहीं सिल्वर नाम का आदमी उस पूरे खजाने का हिसाब किताब लिख रहा होता है। तभी उसके पास बिली आता है और कहता है, कैप्टन तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं, शायद कोई जरूरी बात करनी है। सिल्वर अपना काम खत्म करके डेक पर पहुंचता है। वह कैप्टन को वह डायरी देता है जिसमें पूरे खजाने का हिसाब लिखा था। साथ ही बताता है कि अगर सब ठीक रहा तो कल सुबह तक वे उस टापू पर पहुंच जाएंगे जहां कैप्टन जाना चाहते हैं। लेकिन तभी सिल्वर एक सवाल पूछता है, हम उस टापू पर आखिर क्यों जा रहे हैं? कैप्टन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम नहीं, सिर्फ मैं। इतना कहते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कैप्टन और उसके आदमी अचानक बंदूकें निकाल लेते हैं और सिल्वर समेत उसके सभी साथियों को घेर लेते हैं। कैप्टन साफ कह देता है कि खजाने में से उन्हें एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। हाँ, उनकी जान जरूर बख्शी जाएगी क्योंकि उन्होंने अब तक उसकी मदद की है। इसीलिए वह एक छोटी सी नाव उनकी तरफ फेंकता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सिल्वर गुस्से में कहता है, हमने इस खजाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, कम से कम हमारा हिस्सा तो बनता है। कैप्टन को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिना एक पल गवाए वह सिल्वर के पैर में गोली मार देता है। गोली लगते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। मजबूर होकर सिल्वर और उसके सभी साथी छोटी नाव पे कूद जाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ अथाह समंदर था और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ कहानी हमें एक छोटी सी गांव में ले जाती है जहां जिम अपनी मां के साथ खड़ा है। दोनों बेहद दुखी हैं क्योंकि अभी अभी जिम के पिता की मौत हुई है। तभी वहां डॉक्टर लिब आते हैं जो जिम के पिता के बहुत करीबी दोस्त थे। वह जिम को हिम्मत देते हुए कहते हैं, अब तुम्हें अपने पिता की जगह लेनी होगी। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है और अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। दरअसल जिम के पिता एक छोटा सा होटल चलाते थे। उनके जाने के बाद अब वही जिम्मेदारी जिम के कंधों पर आ जाती है। एक अंधेरी और डरावनी रात में अचानक उनके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। जिम और उसकी माँ घबरा जाते हैं। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? हिम्मत करके जिम दरवाजा खोलता है और सामने खड़ा होता है बिली। जी हाँ, वही बिली जिसने शुरुआत में कैप्टन का साथ देकर सिल्वर और उसके साथियों को धोखा दिया था। बिली अंदर आते ही कहता है, मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो साफ कह देना कि यहाँ मेरा नाम का कोई आदमी नहीं रहता। बदले में वह जिम को अच्छी खासी रकम देने का वादा करता है। घर की हालात पहले से ही खराब थी, इसीलिए जिम मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फैसले के बाद खुद भी वह एक ऐसे रहस्य में फंस चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। इस वक्त जिम को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उधर बिली हर दिन शराब के नशे में धुत पड़ा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी बड़े राज को अपने सीने में दबाए बैठा हो और किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। करीब 3-4 दिन बाद एक अनजान आदमी होटल पर पहुंचता है। वह आते ही जिम से बिली के बारे में पूछने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि बिली यहीं छिपा हुआ है। वह जिम को धमकाता है और डराने की कोशिश करता है ताकि वह सच बता दे। असल में यह आदमी सिल्वर का साथी ब्लैक डॉग था। बिली का पता मिलते ही वह सीधे उसके कमरे में पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने खड़े थे। माहौल इतना तनाव भरा था कि किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती थी। लेकिन ब्लैक लड़ने नहीं आया था। वह कहता है कैप्टन मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसने अपना पूरा खजाना एक टापू पर छिपा दिया था। उस टापू का रास्ता सिर्फ उसी को पता था, इसलिए उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए नक्शा बनाया था। हमें वही नक्शा चाहिए। बिली उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, अगर वो नक्शा मेरे पास होता तो मैं कब का खुद खजाना लेकर गायब हो चुका होता। लेकिन ब्लैक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। गुस्से में वह चाकू निकालता है और बिली के हाथ में घोंप देता है। फिर वहाँ से भाग निकलता है। वापस जाकर वह सारी बात सिल्वर को बता देता है। अब सिल्वर अपनी अगली चाल चलता है। इस बार वह अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेजता है, एक अंधा भिखारी जिससे हर वह समुद्री लुटेरा भी डरता था। जब वह होटल पहुँचता है तब बिली अंदर बैठा शराब पी रहा था। अंधा होने के बावजूद वह सीधे उसके पास पहुँच जाता है। वह बिली का हाथ पकड़ता है और उसकी हथेली में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। बिली कांपते हुए वह कागज खोलता है। उस पर 2 शब्द लिखे थे, टू नाइट यानी आज रात। ये दोनों शब्द पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ चुका था कि आज रात कैप्टन का पूरा गिरोह उसे मारने आने वाला है। डर के मारे उसे वहीं दिल का दौरा पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। अब मुसीबत सीधे जिम और उसकी माँ के सिर पर आ चुकी थी। दोनों भागकर डॉक्टर लिब के पास पहुँचते हैं और पूरी बात बताते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि समुद्री लुटेरों का गिरोह यहाँ आने वाला है, वह भी गंभीर हो जाते हैं। वह तुरंत जिम को एक बंदूक देते हुए कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित होगा। लेकिन भागने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनके पास भी पैसा नहीं बचा था। इसीलिए दोनों वापस होटल लौटते हैं और बिली का पूरा बक्सा खोलते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उसमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पैसे तो मिले, लेकिन उनके साथ एक ऐसी चीज भी मिली जो उनकी आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती थी। बक्से के अंदर वही डायरी थी और उसके साथ रखा था एक पुराना बेहद कीमती नक्शा जो करोड़ों के छिपे हुए खजाने तक पहुँचने की इकलौती चाबी था। लेकिन तभी बाहर से जोरदार आवाजें आने लगती हैं। सिल्वर और उसके आदमी होटल पर धावा बोल चुके थे। खुशकिस्मती से जिम और उसकी माँ पीछे वाले दरवाजे से वक्त रहते भाग निकलते
जाते हैं। उधर जब लुटेरे बक्सा खोलते हैं तो वह पूरी तरह खाली था। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि जिस नक्शे की उन्हें तलाश थी वह अब जिम के हाथ लग चुका था। अब शुरू होती है जान बचाने की असली दौड़। जिम और उसकी माँ लगातार भाग रहे थे। तभी सिल्वर का एक आदमी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें वह नक्शा उसके हवाले करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी दूर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर लिब पूरी रफ्तार से अपने घोड़े पर वहाँ पहुँचते हैं और सीधे उस लुटेरे को टक्कर मार देते हैं। वह आदमी दूर जाकर गिरता है और डॉक्टर बिना एक पल गवाए जिम और उसकी माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल तीनों सुरक्षित थे। उधर सिल्वर के लोग काफी देर तक उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिलता तो उन्हें लगने लगता है कि शायद जंगल के किसी जंगली जानवर ने उन दोनों को मार डाला होगा। डॉक्टर के घर पहुँचने के बाद जिम उन्हें अकेले में वह रहस्यमयी नक्शा दिखाता है। वह पूरी कहानी बताता है कि यह नक्शा उसे बिली के बक्से में मिला था। फिर वह डायरी खोलकर कहता है ये कैप्टन फ्लिंट की पूरी जिंदगी की कमाई का हिसाब है और यही नक्शा हमें उस टापू तक ले जाएगा जहाँ उसका पूरा खजाना छिपा हुआ है। डॉक्टर पहले तो यकीन ही नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वह डायरी में लिखा हिसाब देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वह हैरानी से कहते हैं अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो इस खजाने की कीमत लगभग $1 मिलियन है। फिर मुस्कुराकर जिम की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम चाहो तो भी इस दौलत को अकेले खर्च करने में तुम्हें करीब 300 साल लग जाएंगे। डॉक्टर डायरी को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं ये कोई मामूली दौलत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला खजाना है और अब हमें इसे हर हाल में ढूंढना होगा। फिर वह जिम की तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या तुम अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो? जिम बिना एक पल सोचे हामी भर देता है, लेकिन एक बड़ी परेशानी अभी भी सामने थी। इतने लंबे सफर के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अगले ही दिन डॉक्टर और जिम शहर के जनरल के पास पहुँचते हैं ताकि उनसे मदद और कुछ पैसे मिल सके। जनरल पूछता है आखिर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? यही डॉक्टर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वह जनरल को पूरी कहानी बता देते हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन फ्लिंट की डायरी भी उसके हाथ में दे देते हैं जिसमें खजाने का पूरा हिसाब लिखा था। जैसे जैसे जनरल डायरी पढ़ता है वैसे वैसे उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। और आए भी क्यों नहीं, बात यहाँ 300 किलो सोने की थी। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है ठीक है तुम लोग इस खजाने की तलाश में जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मैं भी इस मिशन का हिस्सा रहूंगा। फिर वह आगे कहता है सफर का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम्हें एक जहाज मिलेगा और उसका कैप्टन भी मेरा ही आदमी होगा। यह सुनकर जिम और डॉक्टर बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जनरल उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था इस दुनिया में सबसे जल्दी बिकने वाली चीज इंसान की नीयत होती है। जनरल मदद नहीं कर रहा था, वह धीरे धीरे पूरे मिशन पर अपना कब्जा जमा रहा था। इसके बाद जिम अपनी माँ से विदा लेता है और वादा करता है मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। कुछ ही देर बाद एक बंदरगाह पहुँचता है। इतने बड़े जहाज, इतने सारे लोग और चारों तरफ की हलचल देखकर जिम हैरान रह जाता है। तभी चलते चलते उसकी टक्कर एक लंगड़े आदमी से होती है और वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि सिल्वर था। जी हाँ, वही सिल्वर जिसके साथ शुरुआत में धोखा हुआ था। सिल्वर मुस्कुराकर पूछता है लगता है कहीं जल्दी पहुँचना है। जिम बताता है कि उसकी जहाज निकलने वाली है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। सिल्वर बड़े प्यार से उसकी मदद करता है और उसे सीधे जहाज तक छोड़ आता है। यहीं उसकी मुलाकात जनरल से होती है। मैं और मेरे साथी बहुत अच्छे रसोई हैं। सुना है आप लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं, अगर चाहे तो हम भी आपके काम आ सकते हैं। जनरल बिना ज्यादा सोचे उन सभी को जहाज पर काम दे देता है, लेकिन जब जहाज के कैप्टन को पता चलता है कि उनका सफर कैरिबियन सी की तरफ है तो वह तुरंत मना कर देता है। वह कहता है उस इलाके में जाना मौत को दावत देने जैसा है। वहाँ पहले से खजाने की तलाश में बहुत से लोग घूम रहे हैं और उनमें से खूंखार समुद्री लुटेरे भी शामिल है, लेकिन जनरल उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है अब हमारे पास काफी आदमी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर वह कैप्टन की तनख्वाह दोगुनी करने का वादा करता है। इतने पैसों का लालच देखकर कैप्टन भी आखिरकार मान जाता है। अब सब कुछ तैयार था। धीरे धीरे जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। शुरुआत में सभी लोगों के बीच तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद माहौल बदलने लगता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं और दोस्ती भी हो जाती है। उधर जनरल चुपके से उस रहस्यमयी नक्शे की दूसरी कॉपी बनाने लगता है। उसे डर था कि अगर असली नक्शा खो गया तो करोड़ों का खजाना हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर भी बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिलेगा पूरा जहाज उसके कब्जे में होगा, लेकिन उससे पहले उसे सबका भरोसा जीतना था। इधर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हम सिल्वर की पत्नी को देखते हैं। वह अपना पूरा हुलिया बदल चुकी थी। अब वो किसी गरीब फकीर जैसी दिखाई देती है। इसी बेस में वह जिम की माँ के घर पहुँचती है और रहने के लिए छोटी सी जगह मांगती है। उसकी हालत देखकर जिम की माँ को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन जिम की माँ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत पर उसने तरस खाकर अपने घर में जगह दी है वह असल में सिल्वर की पत्नी है और यह सब सिल्वर की एक सोची समझी चाल थी। इधर समुद्र में सफर करते हुए करीब एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी डॉक्टर जनरल से कहते हैं मुझे लगता है अब हमें खजाने की बंटवारे की बात कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी साफ होगा आगे उतनी ही आसानी रहेगी। लेकिन इसी पल जनरल अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह ठंडी आवाज में कहता है कौन सा खजाना? तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे हो और उसके बदले तुम्हें सिर्फ मजदूरी मिलेगी। यह सुनते ही जिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस सफर की शुरुआत उसने की, जिस नक्शे की वजह से यह मिशन शुरू हुआ, अब उसी को खजाने से बाहर किया जा रहा था। उसके अंदर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि यह लड़ने का सही समय नहीं था। ऊपर से
पूरी ताकत जनरल के हाथ में थी। इसी बीच समुद्र का मौसम अचानक बदल जाता है, भयंकर तूफान उठने लगता है। तेज लहरों की वजह से जिम की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वह उल्टियाँ करने लगता है। तभी सिल्वर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वह जिम को अपने कमरे में ले जाता है और धीरे से कहता है, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जनरल तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर वह असली बात पर आता है, अगर मेरी मानो तो वह नक्शा मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर खजाना ढूंढेंगे और इस बार तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जिम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे किसी नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। जिम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिल्वर अच्छी तरह जानता था कि होटल पर हमला उसी लड़के की वजह से किया गया था। उसे पूरा यकीन था कि नक्शा आखिरकार जिम तक जरूर पहुँचेगा, बस सही वक्त का इंतजार करना था। अगले दिन सिल्वर अपनी नई चाल चलता है। वह जहाज के कुछ लोगों को धीरे धीरे अपनी तरफ करने लगता है। वह उन्हें लालच देता है, हमारा साथ दो, खजाना मिलते ही तुम सब अमीर बन जाओगे। कुछ लोग उसकी बातों में आने भी लगते हैं, लेकिन तभी जहाज पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। ऊपर काम कर रहा एक नाविक अचानक नीचे गिर पड़ता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसका सबसे करीबी दोस्त एरो गुस्से से भर उठता है। वह सबके सामने चिल्लाकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि जहाज की रस्सियां कमजोर है, उन्हें बदल दो। लेकिन जनरल ने पैसे कमाने के चक्कर में मेरी बात नहीं मानी और आज मेरा दोस्त मर गया। गुस्से में एरो जनरल को खरी खोटी सुनाने लगता है। माहौल हाथ से निकलने ही वाला था कि तभी कैप्टन बीच में आकर किसी तरह माहौल शांत कर देता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद घना कोहरा पूरे समुद्र पर छा जाता है, इतना घना कि कुछ कदम आगे तक भी दिखाई नहीं देता। तभी धुंध के बीच उन्हें एक रहस्यमयी जहाज दिखाई देता है। वह जहाज बिल्कुल किसी भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। उसे देखकर कुछ नाविक डर जाते हैं। वे फुसफुसाते हुए कहते हैं, कहीं यह कैप्टन फ्लिंट की आत्मा तो नहीं जो अपने खजाने की रखवाली कर रही है। लेकिन सिल्वर उनकी बात पर हंस पड़ता है। वह कहता है, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, यह सब सिर्फ तुम्हारे डर का खेल है। उसकी बात सुनकर लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जिम का मन अब भी बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था, अगर मैं अकेले इस सफर पर निकलता तो शायद पूरा खजाना मेरा होता। वह अपनी यही बात सिल्वर से भी कहता है। सिल्वर तुरंत मौका देखकर कहता है, अभी भी देर नहीं हुई, मैंने कल रात जो कहा था उस पर एक बार फिर सोचो। सिल्वर की बातें अब धीरे धीरे जिम के दिमाग पर असर करने लगी थी। इसके बाद जिम डॉक्टर से मिलता है और फिर चुपके से जनरल के कमरे में पहुंच जाता है। उसका इरादा था वहां रखा नक्शा चुराने का। काफी सावधानी से वह नक्शा उठा लेता है और उसे जाकर सिल्वर के हवाले कर देता है। लेकिन जैसे ही सिल्वर उसे खोल कर देखता है, वह समझ जाता है कि यह असली नक्शा नहीं, यह सिर्फ उसकी एक कॉपी थी। असल नक्शा अभी भी जनरल के पास ही सुरक्षित रखा था और खजाने तक पहुँचने का सही रास्ता सिर्फ उसी में छिपा था। अगली सुबह एरो फिर से शराब के नशे में धुत था। अपने दोस्त की मौत का गुस्सा अभी तक उसके अंदर चल रहा था। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। वह सीधे जनरल के पास पहुंचा और डंडे से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में उसके दोस्त का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि जनरल ही था। लेकिन जनरल एरो को माफ नहीं करता। सजा के तौर पर वह उसे पूरे जहाज के सामने उल्टा लटकवा देता है और फिर सीधे समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद वह सभी को चेतावनी देकर कहता है, अगर किसी ने दोबारा मेरे खिलाफ आवाज उठाई या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह सब देखकर जिम का गुस्सा और बढ़ जाता है। पहले जनरल ने खजाने पर अकेले कब्जा करने की कोशिश की और अब वह अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालकर उन्हें सजा भी दे रहा था। आखिर अगर शुरुआत में जहाज की कमजोर रस्सियां बदलवा दी जाती तो एक मासूम इंसान की जान कभी नहीं जाती। उस रात जिम किचन में सो रहा था। अचानक उसकी आँख खुलती है। उसे बाहर से कुछ लोगों की धीमी आवाजें सुनाई देती है। वह चुपचाप उठकर देखने जाता है। वहाँ सिल्वर अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ खड़ा था। जिम छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। सिल्वर कह रहा था, मुझे किसी भी कीमत पर असली नक्शा चाहिए। उसके बाद इस जहाज पर मौजूद एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। सबको खत्म कर देंगे और पूरा खजाना आपस में बांट लेंगे। यह सुनते ही जिम के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब एक पल की भी देरी मौत को बुलावा देने जैसी होगी। वह दबे पांव जनरल के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे असली नक्शा नहीं मिलता। समय लगातार निकल रहा था और खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक जनरल की मेज पर रखी एक बाइबल नीचे गिरती है। उसके अंदर से एक पुराना कागज फिसल कर बाहर आता है। वह कोई साधारण कागज नहीं बल्कि वही असली नक्शा था। जिम बिना देर किए उसे उठाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर सफर करते करते पूरे 3 महीने हो चुके थे। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब जहाज उस रहस्यमयी टापू के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है। पहले कैप्टन एक फैसला लेता है। वह सिल्वर और उसके कुछ साथियों को पहले टापू पर भेजता है ताकि वहाँ रहने वाले कबीलों को समझाया जा सके कि वह लड़ने नहीं सिर्फ अपना काम पूरा करने आए हैं। इस टीम के साथ जिम भी जाता है। सभी लोग छोटी नाव में बैठकर किनारे पहुँचते हैं। उधर बड़े जहाज पर जनरल अपने कमरे में असली नक्शा ढूंढ रहा था, लेकिन नक्शा अपनी जगह पर नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे चुरा चुका है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसी वक्त डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। जनरल बिना कोई सबूत देके सीधे डॉक्टर पर ही चोरी का इल्जाम लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करता, सिल्वर के आदमी उसके कमरे में घुस आते हैं और चारों तरफ उसे घेर लेते हैं। अब कहानी एक बार फिर शहर की तरफ मुड़ती है। जिम की माँ अभी भी घर पर ही थी। तभी कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पति ने मरने से पहले जनरल से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब वह कर्ज वापिस नहीं हुआ, इसीलिए यह घर हमारे कब्जे में जाएगा। लेकिन यह सब झूठ था। यह भी जनरल की एक नई चाल थी ताकि जिम की माँ को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। मजबूर होकर उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। इधर टापू पर जिम के पास असली नक्शा था, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े सिल्वर पर पड़ती है। सिल्वर किसी रहस्यमयी आदमी से धीरे धीरे बात कर रहा था। आखिर वह आदमी कौन था? क्या जिम सच में उस अरबों की दौलत तक
तक पहुँच पाएगा या फिर यह खजाना भी बाकी लोगों की तरह उसकी जान ले लेगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।